हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विथ निगम इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के प्रकार। इससे पहले भी हमने समाजीकरण टॉपिक से रिलेटेड डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, एजेंसी और स्टेज, इन सभी टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं। आप इसके वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब हम शुरू करते हैं समाजीकरण के प्रकार। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण के विभिन्न प्रकार बताए हैं। कोहेन ने दो प्रकार के समाजीकरण का वर्णन किया है, फॉर्मल सोशलाइजेशन और इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। फॉर्मल सोशलाइजेशन के अनुसार कोहेन का कहना है कि यह उन संगठित माध्यमों से होता है जो औपचारिक रूप से अथवा निश्चित विधि से व्यक्ति का समाजीकरण करते हैं। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, अगर हम बच्चों को शिक्षण केंद्र या सुनिर्धारित पद्धति से अनुशासन में रखकर कोई काम करवाते हैं तो वह व्यक्ति का फॉर्मल समाजीकरण कहलाता है। जैसे बच्चों को हमें डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर की पढ़ाई अगर हम उसे करवाते हैं तो ये हमारा फॉर्मल सोशलाइजेशन कहलाता है। दूसरा है अनौपचारिक समाजीकरण। इसके अनुसार यह वह समाजीकरण है जो व्यक्ति को बिना सजग और औपचारिक प्रशिक्षण के समाज के अनुकूल बनाता है। उदाहरण से हम समझते हैं मित्र वर्ग, परिवार, नातेदारी का समूह, क्लब आदि। इन सभी में कई ऐसी आदतें हैं जो बच्चे को सिखाई नहीं जाती, बच्चा खुद ब खुद देखकर सीख जाता है। जैसे वो अपने घर में देखता है कि उसके घर में माता पिता रोज़ सुबह जल्दी उठते हैं या उठने के साथ भगवान को प्रणाम करते हैं या फिर घर से निकलने से पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, तो वह भी इस आदतों को सीख जाता है, उसे समझ में आता है कि अच्छी आदतें हैं। तो ये अनौपचारिक समाजीकरण होगा। E.W. स्टीवर्ट के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया को निम्न दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक समाजीकरण और दैतिक समाजीकरण। स्टीवर्ट का मानना है कि बाल्यकाल में संपन्न होने वाले समाजीकरण प्राथमिक समाजीकरण है। उनका यह भी मानना है कि आयु के बढ़ने के साथ साथ समाजीकृत होने की प्रक्रिया जारी रहती है। बाल्यकाल अथवा प्रारंभिक अवस्था के बाद के समाजीकरण को दैतिक या वैश्विक समाजीकरण कह सकते हैं। इसमें व्यक्ति व्यवसाय संबंधी शिक्षण, दायित्व, विचार और प्रवृत्तियों को विकसित करता है। दैतिक समाजीकरण व्यक्ति को व्यावहारिक रूप से व्यावहारिक जगत के साथ जोड़ता है। इसीलिए इस समाजीकरण का व्यक्ति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। परिवार में प्राथमिक अवस्था में होने वाले समाजीकरण से यह समाजीकरण उल्लेखनीय रूप से अलग होती है। सभा समितियों की सदस्यता, नौकरी और व्यवसाय संबंधी अनिवार्यता, आदतें और दायित्व, विवाह के माध्यम से जीवन साथी के साथ समायोजन, बच्चों का पालन पोषण, वृद्धों की देखभाल, बाहर के तनाव आदि के फलस्वरूप व्यक्ति को स्वयं को इन सब का सामना करने योग्य बनाने की तत्परता उत्पन्न करना पड़ता है। व्यक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक तीनों ही दृष्टिकोणों से यह बात का समाजीकरण इस दृष्टि से प्राथमिक या बाल्यकाल के समाजीकरण से अनेक रूप से भिन्न होते हैं। यान रॉबर्टसन के अनुसार इन्होंने 4 प्रकार के समाजीकरण का वर्णन किया है, प्राथमिक समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण, विकासात्मक समाजीकरण और पुनः समाजीकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक समाजीकरण यान रॉबर्टसन के अनुसार क्या होता है। यान रॉबर्टसन के अनुसार प्राथमिक समाजीकरण से तात्पर्य उस समाजीकरण से है जो जीवन के प्रारंभिक वर्षों में संपन्न होता है। इस समाजीकरण का उद्देश्य भाषा संबंधी प्रशिक्षण, ज्ञान का विकास, सांस्कृतिक आदर्शों और मूल्यों को अंतरीकृत करना, भावात्मक संबंधों का विकास तथा भूमिकाओं और दशाओं संबंधी ज्ञान करवाना होता है। दूसरा है प्रत्याशित समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसके अंतर्गत भविष्य में जो स्थिति आने वाली है उसके लिए पहले से अभ्यास या तैयारी करना, उन व्यवहारों को सीखना ही पूर्वाभ्यासी समाजीकरण या प्रत्याशित समाजीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति पति, पिता, अफसर आदि बनने से पूर्व ही उससे संबंधित व्यवहारों को सीखता है तो वह व्यक्ति पूर्वाभ्यासी या प्रत्याशित समाजीकरण की स्थिति में है। पुजारी या पादरी बहुत पहले से ही इन भूमिकाओं को सीख लेते हैं।
मेडिकल कॉलेज का छात्र अपने छात्र जीवन में ही डॉक्टर की भूमिका को सीख लेता है। वह यह सीख लेता है कि रोगी उससे किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। इसके लिए वह चेतन प्रयास करता है और कभी कभी इसके लिए वह संकेत भी ग्रहण करता है। नेक्स्ट तीसरा नंबर है विकासात्मक समाजीकरण, डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। विकासात्मक समाजीकरण वह समाजीकरण है जो प्राथमिक समाजीकरण से अर्जित क्षमताओं पर आधारित होता है। विवाह, नवीन व्यवसाय आदि नवीन परिस्थितियां व्यक्ति के नवीन आशाएं, कर्तव्यों और भूमिकाओं की अपेक्षा करती है। क्योंकि इसके माध्यम से जैसे जैसे प्रगति करता है उसका विकासात्मक समाजीकरण होता है, तो उसके द्वारा पूर्व से ही अर्जित ज्ञान और कौशल पर आधारित होता है। और नंबर 4 है पुनः समाजीकरण, रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन के अंतर्गत उस प्रकार के व्यवहार की आशा की जाती है जिससे व्यक्ति अपने पहले के व्यवहार को पूरी तरह भूल चुका होता है। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में अपने विचारों, मूल्यों, मनोवृत्तियों एवं व्यवहारों में नई भूमिका ग्रहण करने के साथ साथ परिवर्तन लाता जाता है। इसे हम सतत समाजीकरण भी कहते हैं, किंतु यह परिवर्तन एकदम तेज और मौलिक हो तो उसे पुनः समाजीकरण कहते हैं। बूम एंड सेल्जनिक ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि पुनः समाजीकरण मौलिक और तीव्र परिवर्तन की ओर संकेत करता है। इससे पहले वाली जीवन विधि के स्थान पर दूसरी वाली जीवन विधि अपनाई जाती है जो कि पहले वाली से भिन्न और विरोधी होती है। इस तरह में उदाहरण के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं, जैसे अंतर्जातीय विवाह, भिन्न प्रादेशिक विशेषताओं वाली जनसंख्या के साथ रहना आवश्यक होने पर, अथवा धर्म परिवर्तन करने की स्थिति में व्यक्ति अपनी पूर्व की पृष्ठभूमि से अलग हो जाता है और सर्वथा उसे नवीन परिस्थितियों के साथ नए ढंग से समाजीकृत होना पड़ता है। भारत में दृढ़ पारिवारिक संगठन पाया जाता है। परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति अत्यधिक लगाव, सहयोग, समर्पण और त्याग की भावना पाई जाती है। यही कारण है कि परिवारों के बीच मेरा और तेरा, अपना और पराया जैसी भावना नहीं रहती है। भारतीय समाज में वृद्धों की सत्ता जीवन की अंतिम अवस्था तक बनी रहती है। हर अवस्था में परिवार के वृद्धों का निर्णय सत्य और अटल माना जाता है। परिवार में किसी भी सदस्य के जन्म से लेकर किसी की मृत्यु तक हर कार्यों पर वृद्धों का नियंत्रण होता है। परंतु औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण इस पारिवारिकता में परिवर्तन हुआ है। परिवार का आकार घटा है। पारंपरिक व्यवसायों का स्थान नवीन उद्योगों और नौकरियों ने लिए है। व्यक्तित्व और व्यक्तिगत लाभ हानि की भावना विकसित हुई है। इसके अलावा वृद्धों की पारंपरिक स्थिति पूरी तरह बदल गई है। वो प्रायः अब परिवार पर बोझ माने जाने लगे हैं। इस परिवर्तन का प्रभाव समाजीकरण की प्रक्रिया पर भी पड़ा है। इसी परिप्रेक्ष्य में समाजीकरण के 2 रूप विकसित हुए हैं, अभिभावकों द्वारा समाजीकरण और अभिभावकों का समाजीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं अभिभावकों द्वारा समाजीकरण क्या होता है। अभिभावकों द्वारा समाजीकरण, यह समाजीकरण शिशु के जन्म से प्रारंभ होकर तब तक जारी रहता है जब तक कि वह आत्मनिर्भर नहीं हो जाता है। इस अवधि में उसके समाजीकृत होने में माता पिता का बड़ा योगदान होता है। हालांकि वर्तमान एकांकी परिवारों में अधिक खुलापन होने के कारण किशोरों पर बाहर का प्रभाव भी अधिक पड़ता है। वह सीधी स्वयं को स्वतंत्र अनुभव करने लगता है और अपनी पीढ़ी के प्रति जागरूक दिखाई देने लगता है तथा माता पिता सहित बुजुर्गों को कालातीत पीढ़ी समझकर उनकी उपेक्षा करता है। यह परिवर्तन अभी सामाजिक व्यवस्था का भाग नहीं बन पाया है, अतः शिशु के जन्म से लेकर आत्मनिर्भर होने तक उस पर अभिभावकों का प्रभाव रहता है तथा उनके मार्गदर्शन का उसके समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इस समाजीकरण को अभिभावकों द्वारा समाजीकरण कहा जाता है। अभिभावकों का समाजीकरण, संयुक्त परिवार के मुखिया का पारिवारिक संपत्ति पर अधिकार रहता था और यह संपत्ति ही पारिवारिक व्यवसाय या व्यापार में लगाई जाती थी। परंतु अब यह स्थिति बदल चुकी है। परिवार के बुजुर्ग परिवार पर अब बोझ माने जाते हैं। यह किसी परिवार विशेष में या कुछ परिवारों में नहीं बल्कि सामान्यतः प्रचलन हो गया है। यही कारण है कि अब प्रौढ़ और वृद्ध परिवारों के अन्य सदस्यों के अनुकूल बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यदि इस समाजीकरण को अभिभावकों का समाजीकरण कहें तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अभिभावक अब बच्चों के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहे हैं।
नेक्स्ट समाजीकरण है सचेष्ट समाजीकरण, डिलिब्रेट सोशलाइजेशन। इसमें व्यक्ति को समाज के अनुकूल बनाने के लिए जब सचेष्ट प्रयास किए जाते हैं तो उसे सचेष्ट समाजीकरण कहते हैं। उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं माता पिता, बड़े भाई बहन, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, विधि, न्यायालय, पुलिस, राजनीतिक दल, औपचारिक समितियां आदि के माध्यम से किया जाने वाला समाजीकरण सचेष्ट समाजीकरण है। यह सचेष्ट समाजीकरण इसीलिए है क्योंकि इसके प्रति समाजीकरण करने वाले और समाजीकृत होने वाले दोनों ही जागरूक रहते हैं। नेक्स्ट है परिस्थिति जन्य समाजीकरण, सरकमस्टांशियल सोशलाइजेशन। इसके अंतर्गत अनेक आकस्मिक घटनाओं का भी समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिशु जन्म से उसके अभिभावकों में अपनी नई भूमिकाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। यही स्थिति विवाह के माध्यम से जीवन साथियों में उत्पन्न होती है। अभिभावकों की मृत्यु से बच्चों में और जीवन साथी की मृत्यु अथवा तलाक से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसमें नवीन स्थितियां, भूमिकाएं और उत्तरदायित्व उत्पन्न होते हैं। इन अवस्थाओं के साथ समायोजन के दौरान समाजीकरण होता है। यह परिस्थिति जन्य समाजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है व्यक्तियों और समूहों द्वारा समाजीकरण। व्यक्तियों द्वारा तथा समूहों की सदस्यता के माध्यम से होने वाला समाजीकरण इस श्रेणी में आता है। संस्थाओं द्वारा समाजीकरण, रीति रिवाज, जनरीतियाँ, प्रथा, रूढ़ि, नियम, कानून, शिक्षा, धर्म आदि संस्थाओं के माध्यम से होने वाला समाजीकरण संस्थाओं द्वारा समाजीकरण कहलाता है। नकारात्मक समाजीकरण, निगेटिव सोशलाइजेशन। समाजीकरण का तात्पर्य समाज सम्मत व्यवहारों, सामाजिक मूल्यों, आदर्शों एवं प्रतिमानों को सीखने से है। किंतु कई बार व्यक्ति समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहारों को भी सीखता है, उसे ही नकारात्मक समाजीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा चोरी करना, गाली देना, आज्ञा का उल्लंघन करना, कानून की अवहेलना करना सीखता है तो उसे हम समाज विरोधी करार देते हैं। यही नकारात्मक समाजीकरण कहलाता है। नकारात्मक समाजीकरण समाज में अपराध और विपथगामी व्यवहारों के लिए उत्तरदायी है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं और साथ ही हमारा नेक्स्ट वीडियो थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन पर रहेगा जिसे देखना ना भूलें। थैंक यू।